हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने इसके जो फर्दर क्लासेज होती है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक उसके बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि एक्चुअली एटीपी और एनएडीपी की सिंथेसिस होती कैसे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो पार्ट पढ़े थे हमने। पहला था साइक्लिक और दूसरा था नॉन साइक्लिक। जो साइक्लिक होता है ये स्ट्रोमा लैमेली में होता है और जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है ये ग्रेना में होती है। स्ट्रोमा लैमेली था, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, तो इसके अंदर जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर था ये तो हो गया हमारा ग्रेना, और जो दो ऐसे स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रहा था ये था स्ट्रोमा लैमेली। तो जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर था वो था ग्रेना हो गया, जहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और जो इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रोमा लैमेली, वहाँ पे होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें केवल पीस फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, और इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ साथ फोटोसिस्टम सेकंड भी पार्टिसिपेट करता है। और इसके अलावा चूँकि ये स्ट्रोमा लैमेली में परफॉर्म होता है साइक्लिक प्रोसेस, इसके पीछे एक रीज़न है कि इसमें पीस सेकंड एब्सेंट होता है, उसके साथ ही इसमें एक एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम होता है जो एनएडीपीएस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो भी एब्सेंट होता है। एनएडीपी एंजाइम ये भी एब्सेंट होता है। चूंकि ये एब्सेंट होता है तो इस वजह से इसमें केवल एटीपी की सिंथेसिस होती है, और इसमें एटीपी के साथ साथ एनएडीपीएच की भी सिंथेसिस होती है। ये दोनों हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होता कहाँ है, उसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये अक्सर डिफरेंस में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम साइक्लिक का जो एक्चुअल मैकेनिज्म है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले कुछ कैरियर्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम जो इलेक्ट्रॉन हमें वाटर को स्प्लिट करने के बाद मिलता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? पहला होता है हमारा फियोफाइटीन। ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, और ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है नॉन साइक्लिक में, क्योंकि इससे अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने ये पहले बता दिया तो इस वजह से होता है कि ये साइक्लिक में भी काम करता है। तो ये साइक्लिक में ना होकर ये नॉन साइक्लिक में प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। जब जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसके बाद से जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है वो फियोफाइटीन होता है। इसके बाद से बात करें, इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। एफआरएस हो गया, ये होता है पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। पैराडॉक्सिन हो गया, इसके अलावा होता है हमारा प्लास्टोसाइनिन,
शॉर्ट में पीसी लिखेंगे। और ये कॉपर कंटेनिंग होता है, कंटेन्स कॉपर। तो ये जो एलिमेंट है ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि जब हम मिनरल एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं वो किस किस के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, उनका कहाँ कहाँ फंक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे याद रखेंगे तो वहाँ पे हमें समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा होता है प्लास्टोक्विनोन। इसके पहले हम बात कर लेते हैं साइटोक्रोम B6NF। ये भी कैरियर्स की तरह काम करता है। और लास्ट में हमारा है प्लास्टोक्विनोन। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे PQ, और इसको हम लिखेंगे ऐसे शॉर्ट में साइटोक्रोम B6NF। तो ये तो हो गया इसके शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इतना बड़ा होता है कि ये पूरे इसके मतलब पूरे नाम लिखना पॉसिबल नहीं हो जाता, तो इसलिए हम उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अभी बेसिकली ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। और ये जो हमने लास्ट में देखा प्लास्टोक्विनोन, ये एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अकेले ना लेके H+ आयन भी लेता है और फाइनली हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करके उसके बाद से ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। जबकि इसके अलावा जो बाकी बचे हैं, फियोफाइटिन हो गया, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस या फिर फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम B6NF, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। और ये जो प्लास्टोक्विनोन होता है ये बस हाइड्रोजन कैरियर होता है, ये हमें याद रखना। तो ये तो हो गया कि कौन से कैरियर्स यूज होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तब। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, कैसे एटीपी की सिंथेसिस होती है, NADPH कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक की। ये स्ट्रोमा लैमेली में होता है। पहली बात, ये स्ट्रक्चर हमें अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर है उनके नाम काफ़ी सिमिलर से होते हैं। तो फिर हमें डाउट होता है कि स्ट्रोमा लैमेली क्या है, स्ट्रोमा क्या है, ग्रेना लैमेली क्या है, थाइलाकॉइड क्या है। तो इसलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है, किसका नाम क्या है स्पेसिफिकली, ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना हो। इसमें होता क्या है कि ये मान लीजिए हो गया हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट। इस पर 700 नैनोमीटर की जब लाइट आती है, ये लाइट हो गई, ये हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। और यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है ETS के थ्रू। ETS होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हुए ये वापस से वही इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट में आता है, और ये ऐसे ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रही होती है। लेकिन जब ये ETS से होके वापस आता है तो उस टाइम ये ATP की सिंथेसिस भी करता है। बेसिकली इसमें 700 नैनोमीटर की जब लाइट आती है तो PS फर्स्ट एक्साइट होता है, हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें मैंने अभी बताया बहुत सारे कैरियर्स होंगे, तो उसके थ्रू होते हुए ये वापस से PS फर्स्ट में जाता है। और जब ये वापस जा रहा होता है तो उस टाइम इसके अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। और एक्चुअल ATP की सिंथेसिस कब कैसे होती है, ये जब हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसको जो एक्चुअल इसके कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के वेरियस कैरियर्स होते हैं, उसके साथ देखें तो इसमें सेम वही फिनोमेना होती है। ये हो गया हमारा PS फर्स्ट, 700 नैनोमीटर की लाइट आती है, ये एनर्जी
लेके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, एक्साइट करता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। तो एक्चुअली ये करता है कैसे? ये पहले इलेक्ट्रॉन देता है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है ये फेरेडॉक्सिन के पास, फिर ये जाता है प्लास्टोक्विनोन के, साइटोक्रोम B6, उसके बाद से जाता है ये प्लास्टोक्विनोन के। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे इनिशियल जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जबकि जो प्लास्टोक्विनोन है ये हाइड्रोजन कैरियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन अकेले तो लेगा नहीं, तो इसको हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है, जो इसका फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला एरिया, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और ये स्ट्रोमा लैमेली जो कनेक्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है। तो ये यहाँ से H+ आयन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके बाद ही ये इसका ट्रांसफ़र करता है। तो ये यहाँ से लेता है साइटोक्रोम F को, ये वापस से जाता है प्लास्टोसाइलिन को, और फिर ये वापस PS फर्स्ट में आ जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि 700 नैनोमीटर की लाइट है, ये एक्साइट करा इसने, फिर हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस एंड देन थ्रू फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोम B6, एंड उसके बाद से ये प्लास्टोक्विनोन को, तो ये H+ आयन को लेता है यहाँ से स्ट्रोमा से, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद से जब ये फर्दर ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो यहाँ पे जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये हाइड्रोजन कैरियर नहीं होता है। तो ये इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से पहले जो H+ आयन होता है जो उसने बाहर से लिया होता है, वो ल्यूमेन जो इसके अंदर का एरिया होता है वहाँ पे रिलीज़ कर देता है। इसने बाहर से H+ आयन लिया और ल्यूमेन वाले एरिया में रिलीज़ कर दिया। उसके बाद से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र साइटोक्रोम F से होते हुए फाइनली ये PS फर्स्ट में चला जाता है। तो फाइनली इसमें हमें मिलता क्या है कि जो बाहर H+ आयन था और जो अंदर था, इसका कंसंट्रेशन जो होता है ना वो काफ़ी डिफर करता है। मतलब बाहर H+ आयन की कंसंट्रेशन ये कम करता है और ल्यूमेन में ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, क्योंकि बाद में जब ये जो ग्रेडियंट बन रहा है इसी के ब्रेकडाउन से हमें ATP की सिंथेसिस होती है, और वो जब हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। अब बात करते हैं हम नॉन साइक्लिक के बारे में। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया ग्रेनल एमिली, इसको जो स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है ये हो गया स्ट्रोमा लैमेली। ये तो हो गया हमारा स्ट्रोमा जो फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है। ये हो गया ग्रेना, अगर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर को लेंगे तो हम उसको थाइलाकॉइड कहेंगे, और जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो हो गया हमारा स्ट्रोमा लैमेली। ये सारे स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट लीव्स में पाया जाता है, तो हम उस लेवल पे जाकर स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रोमा लैमेली। तो नॉन साइक्लिक में बेसिकली क्या होता है कि ये पहली बात तो ये है कि ये जो ग्रेना स्ट्रक्चर है उसके अंदर होता है। इसमें PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है वो ऐसा होता है कि इसमें आती है, ये वही हमारा PS सेकेंड। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो PS फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड नोमेनक्लेचर किया गया है वो उसकी डिस्कवरी के बेसिस पे है, इस बेसिस पे नहीं कि वो एक्चुअली फंक्शन कैसे करते हैं प्लांट। और जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड काम करता है। यहाँ पे अक्सर डाउट्स आते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट से तो पहले आएगा। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 680 नैनोमीटर की होती है। 680 नैनोमीटर की लाइट आती है, ये हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वेरियस वहाँ से लेके जाता है। ये इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके थ्रू होते हुए ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है। पहले 680 नैनोमीटर की लाइट आती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो पहले हमने पढ़ा था कि फ्री ऑफ फाइटिंग था इसमें, वो लेता है। उसके बाद से ये जो वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कैरियर्स हैं उसके थ्रू होते हुए ये पीएस फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है। इसके बाद से जब इस पे 700 नैनोमीटर की लाइट आती है तो ये यहाँ से इसके जो एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम फर्स्ट के, वो इसको लेते हैं और इसके साथ ही ये यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है फोटो सिस्टम सेकेंड पे, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन उसके एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाता है। वहाँ पे जब इसके हिसाब से लाइट आती है तो वो फर्दर उसको हायर एनर्जी स्टेट में भेजता है, फिर वो फाइनली रीच करता है जो स्ट्रोमा वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो एक्सेप्टर होते हैं वहाँ पे ये NADPH का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम स्ट्रोमा में होती है और ये फॉर्मेशन भी स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। स्ट्रोमा यानी ये जो बाहर वाला एरिया है, जो फ्लूइड वाला एरिया होता है, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रही थी। तो इसमें बेसिकली एक चीज़ और है कि ये जो पहली प्रोसेस हो रही होती है ये अपहिल प्रोसेस होती है। फिर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, तो वहां पे ये डाउनहिल हो जाती है। और जब फोटो सिस्टम फर्स्ट से वापस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है तो ये प्रोसेस अपहिल होती है। और फाइनली जो ये सिंथेसिस हो रही है ये NADPH की, ये वाली प्रोसेस डाउनहिल होती है। तो ये जो भी प्रोसेस हो रही है अपहिल का बेसिकली मतलब होता है कि ये एक्टिव प्रोसेस होती है, इसको एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी हमें सनलाइट से मिलती है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे ये एक्टिव प्रोसेस हो रही है, फिर वापस से ये डाउनहिल, अपहिल एंड डाउनहिल। तो ये जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर ये जो एनर्जी के बेसिस पे हम इस पूरे प्रोसेस को अगर हम रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे रखेंगे तो उस पर हमें एक जेड शेप का स्ट्रक्चर मिलता है। रिडॉक्स पोटेंशियल पे रखने के बाद रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बेसिकली एक मेजर होता है, मतलब टेंडेंसी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, उसको मेजर करने का एक तरीका होता है। तो अगर उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं कि कहाँ पे कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो हमें जो इससे शेप मिलता है नॉन साइक्लिक में वो जेड शेप का होता है, जिसकी वजह से इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। इसको रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे रखने के बाद ये स्ट्रक्चर आया। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, ये पॉइंट होता है जो इसको साइक्लिक से अलग करती है। तो ये तो हो गया नॉन साइक्लिक के बारे में। इसमें हमने बस ये देखा कि इसमें अभी हमें NADPH की सिंथेसिस मिल रही है, पर चूंकि इसमें ATP की भी तो सिंथेसिस होती है, वो कहाँ होगी वो हमें अच्छे से क्लियर होगा जब हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ। इसके लिए हमें चाहिए होता है प्रोटॉन पंप। यहाँ पे प्रोटॉन H+ आयन को कह रहा है, वैसे उसी को ही कहते हैं, मतलब नॉर्मली प्रोटॉन पंप। इसके अलावा चाहिए होगा हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट।
एटीपेज एंजाइम चाहिए होता है, जैसे कि NADPH की सिंथेसिस में हमें NADP रिडक्टेज एंजाइम चाहिए था, तो वैसे यहाँ पे एटीपेज एंजाइम चाहिए होता है। इसके अलावा हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है। इसमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला होता है हमारा प्रोटॉन पंप, दूसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब कि डिफरेंस हो जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है ल्यूमेन के अंदर और ल्यूमेन के बाहर, वो हो गया। फिर एटीपेज एंजाइम चाहिए ATP की सिंथेसिस के लिए, और इसके अलावा मेम्ब्रेन जिसके अलॉन्ग हम ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करें। तो ये तो हो गया हमारा थाइलाकॉइड, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। हमने सिर्फ एक को लिया है। ये वही हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले काम करता है, सॉरी फोटो सिस्टम सेकंड पहले काम करता है। यहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है। तो यहाँ पे जो ल्यूमेन वाला एरिया है, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। लाइट एब्जॉर्ब किया, फिर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ये हमने लाइट रिएक्शन में भी पढ़ा था। तो यहाँ से हमें मिलता है एक नेसेंट ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक्सेसरी पिगमेंट कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है एक्सेसरी पिगमेंट का, कि वो नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है। ये वापस से कन्वर्ट होके ये बाहर चला जाता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये इसके कैरियर्स होते हैं। जो इसका पहला कैरियर होता है, ये ट्रांसफर होता है फियोफाइटिन के पास। ये हो गया हमारा फियोफाइटिन। इसके बाद से ये ट्रांसफर करता है प्लास्टोक्विनोन को। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इसका वो जो पूरा नाम था मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया, तो वो वहाँ से देख लेना। इसने पहले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया फियोफाइटिन को, उसके बाद से प्लास्टोक्विनोन को। चूंकि फियोफाइटिन जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और जो प्लास्टोक्विनोन है ये एक हाइड्रोजन कैरियर है। तो ये जो बाहर स्ट्रोमा होता है वहाँ से H+ आयन लेता है, और यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन लेता है, और उसके बाद से ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। ये यहाँ से H+ आयन ल्यूमेन में रिलीज कर देता है। ये वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है साइटोक्रोम B6F को। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं अपने प्लास्टोसाइनिन को। ये प्लास्टोसाइनिन अपना देता है इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट को। 680 नैनोमीटर की लाइट है। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। उसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसके बाद से वो जिसको ट्रांसफर करता है वो प्लास्टोक्विनोन होता है, जो कि एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन ना लेके एक हाइड्रोजन लेता है। तो वो जो उसमें से हाइड्रोजन होता है वो 2H+ आयन स्ट्रोमा से लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन का ही ट्रांसफर कर रहा होता है। लेकिन जब ये इसको अगला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है, तो उससे पहले वो जो उसने H+ आयन स्ट्रोमा से लिया था उसको ल्यूमेन के अंदर रिलीज कर देता है। उसके बाद से ये प्लास्टोसाइनिन से होते हुए इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास जाता है। फिर ये फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस और फेरेडॉक्सिन से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है,
वहां पे चला जाता है, प्लस आयन कंबाइन करता है H प्लस आयन के साथ, तो 2NADPH प्लस H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम भी होता है। तो ये फाइनली जो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है वो यूज हो जाती है। पहले पॉइंट ये है कि वो उसकी वजह से H प्लस आयन का ग्रेडियंट क्रिएट होता है, बाहर से H प्लस आयन अंदर आके ल्यूमेन में कलेक्ट होता है। और दूसरा ये होता है कि वो रिडक्शन में हेल्प करता है, मतलब फाइनली वो NADPH के फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। ये जो H प्लस आयन है वो अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है यानी pH ल्यूमेन के अंदर लो हो जाता है और बाहर pH हाई हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि एटीपी की सिंथेसिस भी यहीं पे होती है। जो एटीपेज एंजाइम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक F0 होता है और एक F1 पार्ट होता है। जो इस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा F0, और जो बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग पार्ट है ये हो गया हमारा F1। जो ये H प्लस आयन अंदर क्रिएट किया, H प्लस आयन एक तो पहला वो वाटर की स्प्लिटिंग से हमें मिला, और दूसरा ये जो प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए H प्लस आयन बाहर से लिया था वहां से हमें मिला। तो हमें बेसिकली दो जगह से H प्लस आयन मिल रहा है। जो F0 होता है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। H प्लस आयन का डिफ्यूजन होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर वैसे भी हाई कंसंट्रेशन हो गया ये वाटर की स्प्लिटिंग के होने के बाद, और फिर ये प्लास्टोक्विनोन ने उसे ट्रांसफर कर दिया और फैसिलिटेटेड दे रखा है, यानी वो अपने आप ना जाके उसको कोई कैरियर चाहिए होगा तो ये यहाँ पे कैरियर की तरह काम करता है। तो जब ये यहाँ से H प्लस आयन बाहर रिलीज हो रहा होता है तो उस टाइम जो F1 पार्टिकल जो इसके बाहर का स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, क्योंकि ये बाहर वाला एरिया पूरा स्ट्रोमा है, ये हमने एक थायराकॉइड लिया है, तो यहाँ पे इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं। H प्लस आयन का ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से F1 पार्टिकल में कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं और यहाँ पे सिंथेसिस होता है ATP का। तो हमने बेसिकली देखा क्या कि 680 नैनोमीटर की लाइट आई, वाटर की स्प्लिटिंग में वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जिसको उसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वो फियोफाइटिन उसको कैरी करता है। उसके बाद से प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर करता है जो कि एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। तो वो बाहर से जो स्ट्रोमा वाला स्ट्रक्चर है वहाँ से उसने H प्लस आयन लिया, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लिया और बेसिकली वो हाइड्रोजन को ही कैरी करता है। जब वो फर्दर कैरियर्स को ट्रांसफर कर रहा होता है तो वो जो H प्लस आयन उसने स्ट्रोमा से लिया था उसको ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और यहाँ से साइटोक्रोम B6 और F से होते हुए प्लास्टोसाइनिन से फाइनली ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास जाता है। जब इसको लाइट मिलती है 700 नैनोमीटर की, वहाँ से ये जो इसके बाकी इलेक्ट्रॉन कैरियर है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को देता है। उसके बाद से फेरेडॉक्सिन से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP प्लस आयन की रिडक्शन में यूज हो जाता है और हमें यहाँ से मिलता है NADPH जो लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट था, और दूसरा हमें मिलता है ATP। ये मिलता है चूँकि ल्यूमेन में H प्लस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जब इसका मूवमेंट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है बेसिकली H प्लस आयन का, तो वो ल्यूमेन से स्ट्रोमा के साइड में आता है। तो जो इसका दूसरा पार्ट है F1 पार्टिकल उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से ATP की सिंथेसिस होती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या मिलता है,
एक तो हो गया हमारा NADPH जो हमने अभी देखा। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में हो गए हमारे हमें पहले मिलता है ऑक्सीजन। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है वहां पे ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये बाहर डिफ्यूज कर जाता है। ये हमने लाइट रिएक्शन का जो पहला पार्ट था वहीं पे देखा था। और दूसरा हो गया हमारा NADPH। इसके अलावा हमें ATP मिलता है। तो फाइनली हमें लाइट रिएक्शन से 3 चीजें मिल रही हैं। ऑक्सीजन जो बाहर रिलीज हो जाता है, NADPH और ATP। ये जो बायोसिंथेटिक फेज है यानी डार्क रिएक्शन, ये वहां पे ग्लूकोज की सिंथेसिस में यूज हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फाइनली लाइट रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। पहली बात, डार्क रिएक्शन ये होता है स्ट्रोमा में। इसके डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज या ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन डार्क रिएक्शन ना कह के बायोसिंथेटिक फेज करके पूछ लिया जाएगा, या फिर ब्लैकमैन्स रिएक्शन करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डार्क रिएक्शन की बात करें तो इसमें अलग अलग फोटोसिंथेटिक जो वेरियस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें अलग अलग पाथवेज होते हैं। मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा C3 साइकिल, दूसरा होता है C4 साइकिल, और तीसरा होता है हमारा C3 साइकिल, C4 साइकिल, और तीसरा होता है हमारा कैम पाथवे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहा है, मैंने प्लांट नहीं कहा है। यानी ये जो पाथवे चल रहा है जरूरी नहीं है कि प्लांट्स में ही हो रहा है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। तो इसमें एक चीज ये है कि जो C3 साइकिल होती है ये सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। यानी सिर्फ C3 के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है या कैम। जब तक ये स्पेसिफाई ना हो तो हम तब तक नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब में कॉमन होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे C3 साइकिल की। इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया था। कार्बन 14 का यूज किया था। इस पे उन्होंने स्टडी की थी। इसके अलावा उन्होंने क्लोरेला पे भी स्टडी की थी, जो कि ये भी एक एल्गी होती है। हमने जब TW इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उन्होंने वहाँ पे क्लेडोफोरा यूज़ किया था, और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इस पे उन्होंने क्लोरेला का यूज़ किया था, और होती दोनों एल्गी ही हैं। इसमें जो इसका पहला प्रोडक्ट होता है
वो होता है 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। और इसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट का रीजनरेशन होता है। तो ये तो हो गया कि ये इसका बेसिक इंट्रो था कि किस किस चीज़ पे स्टडी की गई थी। उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को लिया था, कार्बन-14 लिया था। इसके अलावा उन्होंने जो एल्गी ली थी वो थी क्लोरेला। इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है साइकिल में, जो सबसे पहले फॉर्म होता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस होती है। इसके साथ जो इसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट का रीजनरेशन होता है। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है आपका कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन। ये तो इसके स्टेप्स हो गए। जो कार्बोक्सिलेशन होता है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि ये यूज करता है एंजाइम रुबिस्को। ये होता है आपका राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि इसमें ये जो एंजाइम यूज कर रहा होता है इसका डुअल नेचर होता है। ये CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। जब ये CO2 के साथ अगर बाइंड किया इसने, तो ये केल्विन साइकिल में एंटर करता है। और जब ये ऑक्सीजन के साथ अगर इसने बाइंड किया तो ये फोटो रिस्पायरेशन में एंटर करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे ये डिटरमाइन करता है कि ये केल्विन साइकिल चलेगी या फिर फोटो रिस्पायरेशन होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है, और इसका मतलब स्ट्रोमा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या फिर CO2 का कंसंट्रेशन ये डिसाइड करता है कि ये किसके साथ बाइंड करता है। लेकिन अगर इक्वल कंसंट्रेशन रहा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और केल्विन साइकिल में एंटर करता है। इसलिए ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है ऑन अर्थ। तो ये तो हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन। अब हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो हमने एक मॉलिक्यूल लिया राइबोलेज बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन का होता है मॉलिक्यूल। एटमॉस्फेयर से ये CO2 लेता है और इसके साथ वाटर। एटमॉस्फेयर से लिया इसने, और
और ये कंबाइन करके बनाता है 3PCA, यानी ये हो गया आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। RUBP कंबाइन करता है CO2 के साथ। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसने एक कार्बन एटमॉस्फेयर से लिया, तो ये जो पहला इसका प्रोडक्ट बन रहा है ये 3 कार्बन होता है, जिसकी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं। तो इसके ये 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद से इसका रिडक्शन होता है। ये तो हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद से इसका रिडक्शन होता है जिसमें ये 2 ATP और 2 NADPH का यूज करता है। और ये सारी चीजें हमें लाइट रिएक्शन से मिलती हैं। रिडक्शन करने के बाद ये बनाता है 3PGAL। ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसमें से एक कार्बन ये ग्लूकोज की सिंथेसिस में चला जाता है, जो फर्दर कन्वर्ट होता रहता है सुक्रोज, स्टार्च, वो तो अलग अलग उसके फॉर्म्स पे। इसको देने के बाद ही इसका रीजनरेशन होता है और ये वापस से रेगुलोज बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। रीजनरेशन के प्रोसेस में भी ये एक ATP का यूज कर रहा है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, रेगुलोज बिसफॉस्फेट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया इसने। ये 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और CO2 से तो वैसे ही 1 कार्बन है, तो इस कंबाइन करके ये 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 3PGA, जिसका रिडक्शन होने के बाद हमें मिल रहा है 3PGA। इसमें से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की सिंथेसिस में चला जाता है और ये वापस से रीजनरेट होके, क्योंकि एक तो यहाँ पे चला गया तो बचे 5 कार्बन, तो ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है और हमें वापस से राइबोलोज बिसफॉस्फेट मिल जाता है और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये हो गया हमारा केल्विन साइकिल। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे जो 2 ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में बना था वो यहाँ पे यूज हो रहा है। इसके अलावा इसने पहले ATP यूज किया रिडक्शन प्रोसेस में, उसके अलावा इसने यूज किया रीजनरेशन प्रोसेस में, एक ATP का यूज हो रहा है। तो हम रिडक्शन में देख सकते हैं कि जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है इसमें 6 कार्बन कंबाइन कर रहे हैं तो हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल रहा है। ये जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है, पर ये प्रोसेस एक साथ ना होकर अलग अलग स्टेजेस में हो रही है, जिसमें से वाटर स्प्लिटिंग लाइट रिएक्शन में पड़ा है और जो एक्चुअल ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन में। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं और हमें एक केल्विन साइकिल से सिर्फ एक ही कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, यानी हमें एक पूरे ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 टाइम्स केल्विन साइकिल चलानी होगी।
ये सारे पॉइंट्स जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हेल्प करता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके मतलब 12H2 इसके मॉलिक्यूल में वेरिएशन कर देता है। उसके हिसाब से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना पड़ता है। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने ATP और NADPH का यूज होगा इस स्पेसिफिक अमाउंट का हमने जो वाटर लिया है उसके हिसाब से। तो ये तो हो गया रिडक्शन, और जो इसका लास्ट स्टेप है रीजनरेशन, इसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट का रीजनरेशन होता है ताकि जो साइकिल है कंटिन्यूअसली चलती रहे विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये तो हो गया इसका लास्ट स्टेप। अब हम देखेंगे कि फाइनली हमें डार्क रिएक्शन से क्या क्या मिलता है। तो जो इसकी वेरियस स्टेजेस थे, पहला था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा था रिडक्शन, तीसरा था हमारा रीजनरेशन। इसमें हमने कितना ATP यूज किया और कितना NADPH यूज किया, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला कार्बोक्सिलेशन था जो हमने अभी केल्विन साइकिल पढ़ी, इसमें हमने देखा कि ये ना तो कोई ATP यूज करता है ना ही कोई NADPH का यूज करता है। रिडक्शन में इसने 2 ATP यूज किया और 2 NADPH का भी यूज किया, और रीजनरेशन में इसने सिर्फ 1 ATP का यूज किया और किसी भी NADPH का यूज नहीं किया। तो फाइनली एक केल्विन साइकिल में हमने 3 ATP यूज किया। ये ATP सिर्फ नॉन साइक्लिक से ना कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था उसमें भी तो बनती है, तो उस वहां से ये बैलेंस हो जाती है। 3 ATP और 2 NADPH का फाइनली यूज करते हैं। तो फाइनली हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए एटीन ATP का यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 टर्न्स लेने होते हैं केल्विन साइकिल के, और चूंकि जब एक साइकिल में इसने 3 ATP और 2 NADPH का यूज किया तो 6 में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टर्न्स के लिए, तो वहां से हम ये निकाल सकते हैं कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए कितना ATP और कितना NADPH का यूज होता है। इसमें आपको ये याद रखना होगा कि एक केल्विन साइकिल में उसने कितना यूज किया, प्लस एक ग्लूकोज के लिए कितनी केल्विन साइकिल यूज होती है। अगर ये याद रहेगा तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा C3 साइकिल के बारे में। इसके बाद से हम पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में और कैन पाथवे के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में